हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम उमर। आप देखना शुरू कर चुके हैं ये प्यारी कॉलेज रिव्यू की एक सीरीज, जहां पर हम बातचीत कर रहे हैं कॉलेजेस के बारे में। बहुत सारे ऐसे कॉलेज जिनके बारे में आपको नहीं पता होता, तो अगर आप चाहें तो इस प्लेलिस्ट को जाकर के भैया देख लीजिए, फॉलो कर लीजिए। वैसे जैसे आपको नहीं पता होगा कि भैया आइजर्स क्या होते हैं। देश में 7 आइजर हैं जो कि रिसर्च पर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। नाइजर एक इंस्टीट्यूट है जहां पे एडमिशन के लिए आपको नेस्ट देना पड़ता है। ऐसे ही एक कॉलेज है, स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, जो कि है ISI कोलकाता, बहुत ही शानदार कॉलेज है। एक है IIEST शिवपुर, जो कि वेस्ट बंगाल में है। तो ये बहुत सारे अच्छे अच्छे और भी इंस्टीट्यूट्स हैं। हमें सिर्फ IITs NITs के बारे में ही थोड़ी मोटी जानकारी खास होती है, इसके बाद हम ज़्यादा जानते नहीं हैं, है ना। लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ एडमिशन नहीं हो पाएगा तो कहीं तो एडमिशन हो, और वो बेस्ट जगह कौन सी है वो आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी श्रेणी में मैं एक ऐसा कॉलेज लेकर के आया हूं जो IITs को भी बीट करता है। ये IITs से भी बहुत ही अच्छा है। मैं कह सकता हूं कि रिसर्च के मामले में अगर मैं कहूंगा तो निश्चित रूप से ये बॉस है सारी IITs का, सारे इंस्टीट्यूट्स का जो भी इंडिया में प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ के एलुमनाइज, यहाँ के प्रोफेसर्स बहुत ही शानदार लेवल के, मतलब उत्तम कह सकते हैं, जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद, ये पोजीशन है इनकी। नाम है ISC बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। आजकल बेंगलोर को बेंगलुरु बोला जाता है, लेकिन ISC बेंगलोर एक्चुअली नाम ही बहुत फेमस हो चुका है। अगर मैं इसके NIRF रैंकिंग की बात करूं रिसर्च के अंदर, तो भैया रिसर्च के अंदर ये फर्स्ट रैंक पर आता है। बहुत ही शानदार रिसर्च है। अभी बताऊंगा कुछ चीजें जिससे आपको ये भरोसा जरूर होगा। अगर मैं QS वर्ल्ड रैंकिंग की बात करूं तो 155th पोजीशन पर आता है। 155वां स्थान इसका देखने को मिलता है पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन अगर रिसर्च पेपर्स के मामले में देखा जाए तो ये टॉप 100 के अंदर आता है पूरी दुनिया में जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उसके अंदर। ठीक है, भारत रत्न मिला हुआ है यहाँ के 2 शानदार प्रोफेसर्स को। CV रमन साहब जी का। CV रमन जानते तो होंगे ना, इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला हुआ था, इनको भारत रत्न भी मिला हुआ था। अच्छा, मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि CV रमन जी को किस टॉपिक के लिए, किस रिसर्च के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ था। उनका कहना था कि आई एम द मास्टर ऑफ माई फेलियर। इफ आई नेवर फेल, हाउ विल आई एवर लर्न। भारत सरकार ने 1954 में उन्हें अपने साइंस के योगदान के लिए भारत रत्न देकर अमर कर दिया। रमन का ये खोज क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में कितना महत्व रखता है। सन 1930 में इसी खोज के लिए सर CV रमन को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। रमन फिजिक्स में नोबेल प्राइज पाने वाले पहले एशियन वैज्ञानिक थे। मैं बात कर लेता हूं CNR राव जी का। CNR राव जी जो है प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजरी कमेटी में थे बहुत लॉन्ग टाइम तक, और वहीं से एक लेगेसी चली आई है जहां ISC बेंगलोर के प्रोफेसर्स निश्चित रूप से आपको दिखाई दे जाएंगे। अगर आप प्राइम मिनिस्टर की एडवाइजरी कमेटी देखेंगे, जो कि साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी है, उसके अंदर लीड करते हुए दिखेंगे आपको ISC बेंगलोर के खास प्रोफेसर्स, खास एलुमनाइज निश्चित रूप से दिखेंगे, है ना। इसका मतलब इस इंस्टीट्यूट ने, अगर मैं सही से बोलूं तो ये सिर्फ एक इंस्टीट्यूट नहीं, ये देश बनाने वाला एक इंस्टीट्यूट है। वैसे मैं एक बात और सही कहूं तो इसको एस्टैब्लिश भी उन्होंने ही किया था, जो सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक्चुअली देश बनाने का काम कर रहे थे। वो थे हमारे सबके प्यारे जमशेद जी टाटा। इंडस्ट्रियलिस्ट थे, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। उन्होंने ही एस्टैब्लिश किया है इस इंस्टीट्यूट को। तो देखो भैया, यहाँ के 2 प्रोफेसर्स को तो भारत रत्न मिला था, लेकिन बहुत सारे प्रोफेसर, करीब 36 के आसपास, 36 प्रोफेसर ऐसे थे जिनको पद्म अवार्ड्स मिला था। आपको शायद पता होगा, अगर आप जनरल नॉलेज थोड़ा मोड़ा भी, रत्ती भर भी रखते होंगे, तो आपको पता होगा कि पद्म अवार्ड में 3 पद्म आते हैं। पहला है भैया पद्म भूषण, पद्म विभूषण, और अगला है पद्मश्री। ठीक है, इनके अंदर 37 प्रोफेसर्स आते हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार भैया आप कह सकते हो कॉलेज, है ना। ये कहीं और नहीं देखने को मिला, किसी भी IIT को उठा के देख लो, ये चीज़ कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ये नहीं मिल सकता, और ये जो नंबर्स हैं ये कहीं दिखाई नहीं देते। मैं कह रहा हूँ कहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ इसलिए कह पा रहा हूँ। ठीक है जी, पद्म विभूषण में देखें तो सतीश धवन जी का नाम है। सतीश धवन जी जानते हैं,
इनकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर किसी ने भी अब्दुल कलाम जी को सुना होगा, पढ़ा होगा, तो वो सर को ज़रूर जानता होगा। ये लीडर थे इसरो में। जब अब्दुल कलाम जी काम करने गए थे ना इसरो में, तब उनके लीडर थे और इन्होंने लीड किया था किसी मिसाइल से रिलेटेड कोई मिशन था जिसको लीड किया था। लेकिन समझना ध्यान से, उसमें ना कलाम जी को बोला गया कि कलाम जी आप लीड करेंगे, आप इस चीज़ को देखेंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट बड़ा, इसरो तो बहुत सारे काम करने इस ऑर्गेनाइजेशन को। तो एक पर्टिकुलर चीज़ दिया गया था किसको, अब्दुल कलाम जी को। तो ये बात कलाम जी ने खुद बताई है और वो जो मिशन था वो फेल हो गया। 1979, SLV-3 satellite launch vehicle, I was the project director, mission director. My mission is to put the satellite in the orbit. 1979, it was a failure. It was a first time I experienced my failure. वो मिशन फेल हो गया तो ऐसा होता है कि आपको मीडिया को ब्रीफ देना होता है, यार आप देश रिप्रेजेंट कर रहे हो ना। तो कलाम जी ने बोला कि ठीक है, मैं जाके बोल देता हूँ कि भैया ऐसे ऐसी दिक्कतें थी, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ गई और हम नहीं कर पाए, ठीक है। तो सतीश धवन जी ने बोला नहीं, लीडर मैं हूँ, मैं जाऊँगा बोलने कि भैया हार मेरी वजह से मिला है। तो उन्होंने पूरे टीम में जो निराशा फैली हुई थी ना, सब खुद एब्जॉर्ब कर ली और सामने जाकर के बोला कि भैया ये ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से हम लॉन्च नहीं कर पाए, है ना, या हम ये मिशन नहीं पूरा कर पाए। और एक ऐसा इंसिडेंट इसके बाद होता है जहां पे मिशन जब सफल हो जाता है 6, 5, 4, 3, 2, 1 थैंक यू जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच। मिशन जब सफल हो जाता है तो सतीश धवन जी जाते हैं अब्दुल कलाम जी के पास, कहते हैं आज तुम जाओ, आज जाओ मीडिया को बताओ कि ये काम तुमने किया है। फिर उन्होंने बोला नहीं, जब गड़बड़ी थी तो आप चले गए थे, तो आज आप जाइए। उन्होंने बोला नहीं, आज आप जाएंगे। July 18th, 1980, when he succeeded, Professor Dhawan said, you go and conduct the press conference. Do you follow what this means? It means when the failure occurred, the leader took it up. When the success came, he used his team. That's the first. यहीं पर अब्दुल कलाम जी एक चीज समझा रहे थे एक्चुअली कि हु इज द रियल लीडर। रियल लीडर क्या है? गलतियां वो खुद एब्जॉर्ब करेगा, खुद को कहेगा कि भैया मेरी गलती थी, लेकिन जब आया कि भैया अब अवार्ड लेना है तो जो उनके साथ काम कर रहे लोग थे उनको सामने कर दिया कि भैया यही लोग हैं जो सारा काम करते हैं। समझ रहे हैं? तो बहुत ही खास शख्सियत है सतीश धवन जी, ठीक है। इसरो को बहुत बड़ा बनाने में बहुत अच्छा हाथ था। मैं बार बार बहुत इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि ये सारे नाम बहुत बड़े नाम हैं। देश के बनते वक्त इन्होंने ऐसी नींव रखी है कि आज भी वो चमक रही है, आज भी वो शानदार, मतलब ऐसा बेस बना रही है जिस पर इसरो पूरा ढंग से खड़ा है और इस तरीके से खड़ा है कि 104 सैटेलाइट तक उसी नींव पर खड़े होकर के वो लॉन्च कर देता है। कुछ ऐसा बनाया है, ठीक है। ये बहुत ही, इसीलिए मैं कहता हूं कि कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं इनको जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। IIT से बेहतर है, IIT से मैं 10 गुना बेहतर कह रहा हूं इनको, IIT बेंगलोर को, ठीक है जी। आइए अगला देखते हैं। सुधा मूर्ति जी को अगर आप नहीं जानते हो तो कोई खास दिलचस्पी इसका मतलब आपको न्यूज़ में नहीं होगी, नहीं तो अक्सर मैम रहती हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं, बहुत ही अच्छा काम करती हैं। इन्फोसिस फाउंडेशन में ये चेयरमैन हैं और आपने जल्दी ही सुना होगा ऋषि सुनक का नाम सुना है क्या, जो कि यूके के इस समय प्राइम मिनिस्टर हैं। ये इन्हीं के बेटी के हस्बैंड हैं वो, ठीक है। तो समझो, और ऐसे सोचो इतनी अमीर शख्सियत हैं, बहुत पैसा, भाई इन्फोसिस की मालकिन है ये, ठीक है। और इतना पैसा है कि वो चाहे तो भैया ना करे फाउंडेशन के काम, लेकिन इस काम को ना बहुत ही शिद्दत से करते हैं। जैसे आप बिल गेट्स के नाम को सुनते होंगे अक्सर आप, कि बिल गेट्स जो है पूरी दुनिया में घूम घूम करके इन्वायरमेंट पे काम करते हैं, फिर हेल्थ केयर पे काम करते हैं, सेम तरीके से मैम भी काम करती हैं, है ना। बहुत अच्छा काम किया है और वो यहाँ के एलुमनाई रही हैं। CV रमन जी के बारे में तो मैंने बता दिया है ना। और यहाँ पर अगला देख लीजिए, R चिदम्बरम जी हैं इंडियन फिजिसिस्ट, तो एडवाइजरी कमेटी में ये भी थे, ठीक है। अगला देख लेते हैं जी। अब बात करते हैं भैया अपने IIT बेंगलोर पर, जो कि है ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1909 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था,
ठीक है। लोकेशन बेंगलोर कर्नाटका है। इंस्टीट्यूट टाइप इस समय गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, नो डाउट। 371 एकड़ में फैला हुआ ये हमारा प्यारा सा कैंपस है, खूबसूरत कैंपस है, शानदार जानदार कैंपस है ना, मज़ा आ जाएगा, हरियाली बहुत अच्छी है। आइए अगर मैं NIRF रैंकिंग की बात करूं तो फर्स्ट इन रिसर्च इनको दिया जाता है, सेकंड ओवरऑल, क्योंकि इंजीनियरिंग को भी अगर कंसिडर करोगे तो सेकंड नंबर पर ही आ जाता है, ठीक है। अदरवाइज ये फर्स्ट आता है रिसर्च की अगर मैं बातचीत करूँ तो। आइए अगली बातचीत है हमारी फीस स्ट्रक्चर पर, देख लेते हैं भैया। हॉस्टल एंड मेस फीस इंक्लूडेड है, जहाँ पर स्टार लगा हुआ है, ठीक है। देख लेते हैं, यहाँ पर 2 कोर्सेज चलते हैं, एक तो है BSc, दूसरा है बीटेक, ठीक है। बीटेक जो है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में है, और जो BSc है वो जनरल साइंस में पढ़ा जाता है, जैसे बायोलॉजी हुआ, केमिस्ट्री हुआ, फिजिक्स हुआ, है ना, ऐसे कोर्सेस वहाँ पे पढ़े जाते हैं। तो पहले मैं बातचीत अपने बीटेक पे कर लेता हूँ, देख लेते हैं। अगर मैं टोटल फीस की बात करूं फर्स्ट ईयर की तो 3 लाख रुपए के आसपास आता है जनरल, OBC, EWS कैटेगरी के लिए। इसके अंदर हॉस्टल, मेस और वहाँ का जो ट्यूशन फीस है वो सब इंक्लूडेड है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, SC ST कैटेगरी के लिए आपको इतना देना पड़ेगा। अगला देखते हैं भैया, फी ऑफ रिमेनिंग ईयर्स, बाकी ईयर्स में 3 लाख से थोड़ा कम लग जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं भैया जी, SC ST के लिए आपको करीब 65,000 रुपये के आसपास देना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि SC ST बच्चों का क्या होता है कि यहाँ पर फीस माफ़ होती है, ट्यूशन फीस माफ़ होती है, लेकिन हॉस्टल एंड मेस फीस लगता है उनका भी, इसलिए ये पैसे उनको भी पे करने पड़ते हैं, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, बैचलर ऑफ साइंस रिसर्च की अगर मैं बात करूं तो देख लें फर्स्ट ईयर में केवल 30,000 रुपये फीस लगती है, ठीक है भैया। ये बीटेक की डिग्री नहीं है, ये नॉर्मल साइंस की डिग्री है, लेकिन यही रिसर्च है जिसकी वजह से इस इंस्टीट्यूट की अपनी एक ताकत है, अपनी एक औकात है। और यहाँ जो बीटेक है ना, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, यहाँ भी बहुत ही शानदार प्लेसमेंट होता है, शानदार नहीं कहूँगा मैं, बहुत ही शानदार प्लेसमेंट होता है, ठीक है जी। इस कैटेगरी में यहाँ पर फीस देख सकते हैं आप। अच्छा, इन फीस में हॉस्टल एंड मेस इंक्लूडेड नहीं है, इसमें हॉस्टल एंड मेस इंक्लूडेड नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए अगला देख लेते हैं। अगला क्या भैया, स्कॉलरशिप की मैं बात करूँ तो BSc के बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है 5,000 रुपये हर महीने। इसका मतलब हो रही है आपकी यहाँ पे कमाई, ठीक है। इसका मतलब ज़िंदगी ठीक ठाक आपकी गुजर जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बैचलर डिग्री भी आपकी, मतलब ये वाली बैचलर डिग्री भी 4 साल की होगी। यूजुअली जो हमारी BSc होती है ना नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ में, वो 3 साल की होती है, बट हाँ ये आपको जो BS रिसर्च की डिग्री मिलती है वो 4 साल की मिलती है। तो 4 साल तक हर महीने आपको 5-5 हज़ार रुपये मिल ही जाने हैं। मतलब मैं सही से कहूँ तो यहीं से पैसे बचा करके आप अपनी फीस भर सकते हैं, और 2-4 रुपये अपने चाहें तो घर वालों को भी दे सकते हैं ना, छोटी बड़ी बहन जो भी है। अगला देखते हैं, स्कॉलरशिप फॉर्म, ये देख लो भैया, इतना लिखा हुआ है, समथिंग। बहुत सारी स्कॉलरशिप्स और भी मिलती हैं, इनके बताने का ये मतलब था, ठीक है। और ये वाली उनके लिए लिखा गया जो यहाँ पर बीटेक करने जा रहे हैं। अगला देख लेते हैं भाई, इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूं तो BSc रिसर्च का जो एप्लीकेशन, एक बात ध्यान रखना, एप्लीकेशन फॉर्म डालना पड़ेगा, है ना, अदरवाइज आप नहीं पहुंच पाएंगे यहाँ पर। एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 15 मार्च 2023 से, एप्लीकेशन क्लोज होगा 31 मई 2023 को, ठीक है। तो ठीक ठाक आपको दिख रहा है, डेज का गैप तो है ना, तो इसमें आप आराम से भर लीजिएगा अगर आपको जाना है यहाँ पर तो, ठीक है। बीटेक की बात करूँ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, तो इसका अभी डेट अनाउंस होने वाला है। आप अगर चैनल पर लगातार बने रहेंगे तो निश्चित रूप से मैं इसके बारे में भी जरूर बताऊंगा, या कम्युनिटी पोस्ट में निश्चित रूप से मैं पोस्ट करवा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। अगला देखते हैं, एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो आप देख सकते हो ये एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एक बार रुकिएगा, एक बार देख लीजिए सब, ठीक है, ओके। अगली बातचीत किस पर है, मोड ऑफ एडमिशन पर, वो बता देता हूँ भैया। आपका 12th तो पास होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, तभी आप यहाँ पे जा पाएंगे। इसके बाद क्वालिफाइंग एग्ज़ाम क्या लिया जाएगा, इनके थ्रू आप यहाँ पर एडमिशन लेते हैं। देखिए, नीट UG के थ्रू भी आप IISc बेंगलोर में जा सकते हैं। नीट UG के थ्रू अगर आप जाएंगे तो आपको जो BSc का कोर्स है उसमें बायोलॉजी वाला पोर्शन जो होता है वो आपको पढ़ने को मिलता है, ठीक है। आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, अगर आपने आइजर की वीडियो नहीं देखी है तो भैया जी आपको दिक्कतें होंगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये वीडियो जाइए फॉलो करिए और उसको देख लीजिए कि आइजर क्या है, वहाँ पर कैसा मतलब टेस्ट होता है, वही टेस्ट आपको देना होगा, या आप वहाँ पे अच्छी रैंक लाएंगे तो यहाँ पे भी आ सकते हैं। दूसरी चीज़ समझें, JEE मेंस और JEE एडवांस दोनों के थ्रू यहाँ पर एडमिशन संभव है, हो जाता है। अगली बातचीत क्या है, प्रोग्राम्स एलिजिबल फॉर, मतलब कौन कौन से प्रोग्राम्स, ये 2 प्रोग्राम्स हैं। लेकिन ध्यान रखें, अगर आप BSc में जा रहे हैं तो BSc में जाने के लिए JEE एडवांस के थ्रू भी जा सकते हैं, JEE मेंस के थ्रू भी जा सकते हैं, नीट UG के थ्रू भी जा सकते हैं, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू भी आप BSc में जा सकते हैं।
एक और चीज़ थी, अब तक KVPY के थ्रू जा सकते थे, लेकिन अभी गवर्नमेंट शायद KVPY को बदल करके कुछ और बनाने वाली है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है ना। तो KVPY के थ्रू भी अब तक जाते रहे हैं बच्चे वहाँ पर, ठीक है। अगली बात देखते हैं, बीटेक में अगर आपको जाना है तो सिर्फ और सिर्फ JEE एडवांस के थ्रू जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ JEE एडवांस के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। तो बीटेक मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में अगर आपको जाना है तो JEE एडवांस में आपकी बहुत शानदार रैंक चाहिए। अभी रैंक मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्या भैया, बैचलर ऑफ साइंस की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर 137 है BSc की, देख लीजिए। इतने कोर्सेज हैं, बायोलॉजी है, मटेरियल साइंस है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, अर्थ एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है। तो ये जो हमने अभी बताया ये BSc से रिलेटेड है। 4 साल का ये पूरा प्रोग्राम है। यहाँ पर एडमिशन आपको JEE मेन, JEE एडवांस, नीट UG के थ्रू, आइजर के एप्टीट्यूड जो टेस्ट होते हैं उनके थ्रू आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाता है, और अब तक KVPY के थ्रू भी होता रहा है। अगला देख लेते हैं, अगर मैं बीटेक मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की बात करूं तो 4 साल का ये भी कोर्स है। यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स देख लीजिए 52 है। क्लियर है मामला। ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम 4 साल है। सिलेक्शन का प्रोसेस जो है JEE एडवांस के थ्रू ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है। तो फॉर्म वगैरह भर दीजिएगा अगर आपको यहाँ पे जाना है तो। मैं कट ऑफ की बात कर लेता हूँ। बैचलर ऑफ साइंस के कट ऑफ की बात करूँगा, ये भैया उनके वेबसाइट से हमने उठाया है, ठीक है। मैं ये डेटा कंपाइल कर रहा था, मुझे बहुत ही अजीब सी चीज़ मिली। हम या तो इन्होंने मिस प्रिंटिंग करी है, उन्होंने या तो गलती से, अब यार उनकी खुद की वेबसाइट का दिया हुआ मैटर है। देखना JEE मेंस में ये कैसे बता रहे हैं कि अगर आपको BSc में जाना है तो JEE मेंस की रैंक क्या होनी चाहिए, जनरल की 241 से लेकर के 352 तक होनी चाहिए, ठीक है। ये क्या ब्रैकेट हुआ पहली बात तो, क्या इससे अच्छी रैंक किसी की होगी? अगर मान लो 10 वाला जाना चाहता तो क्या आप नहीं लेंगे, पहली चीज़। अब अगली चीज़ देखें, JEE एडवांस की बात करूं तो ये रेंज दे रखा है, सेम रेंज यहाँ है, यहाँ और यहाँ नीट UG में भी सेम रेंज दे रखा है। अब थोड़ा अजीब था लेकिन ठीक है, जो था मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है, ठीक है, ओके। तो इससे कोई खास इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिल रही, लेकिन हाँ अंदाज़ा लग जा रहा है कि भैया अगर आपको बैचलर ऑफ साइंस में जाना है तो JEE मेंस, JEE एडवांस और नीट UG के थ्रू ही जाना होता है, ठीक है। रैंक का जो रेंज यहाँ पर लिखा है, एटलीस्ट इस रेंज में आपका आना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है मामला। ओके, मैं थोड़ा किनारे होता हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आता हूँ, आइए अगला देखते हैं भैया। अगर मैं बीटेक के, ये बीटेक की चीज़ होगी, है ना। हाँ, बीटेक इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में बहुत ही शानदार है भाई, ये मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग IIT दिल्ली में भी है, बहुत ही शानदार जाता है उसका भी प्लेसमेंट, ठीक है। तो देख लें, अगर हम यहाँ पे जनरल की बात करूँ तो 718 रैंक तक आप जा सकते हैं। ओपन फीमेल जनरल की बात करूँ तो 1248 तक, ठीक है। EWS और इसकी रैंकिंग लिखी हुई है ना। ये जो लिखे हैं ये CRL रैंक है। ये क्या है भैया, ये CRL रैंक है। ऐसा नहीं है कि ST कोटे के अंदर 28,000 आपकी रैंक है तो आप चले जाएंगे, नहीं, जनरल में आपकी 28,000 रैंक होनी चाहिए, तब आप ST फीमेल में जा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप बात समझ गए होंगे, ये CRL रैंक लिखा है, इसमें कैटेगरी रैंकिंग मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। आइए अगला देख लेते हैं जी। हॉस्टल्स एंड मेस की बात करें, अच्छा मिलेगा, शानदार मिलेगा, जानदार मिलेगा, मेरी बात ये तो मान लो बेस्ट जगह है पढ़ने लिखने और कैंपस सिलेक्शन पाने के लिए। अगर आप बीटेक में चले जाओ तो उससे बेटर तो कुछ भी नहीं है ना। बहुत ही शानदार जगह है। ओके, अगला देखते हैं। आप पढ़ लेना, इन सब के बारे में मैं क्या बताऊं, है ना, लिख दिया है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लेना। 4 यहाँ पे मेस मिल जाएगी, 2 मेस में आपको वेजिटेरियन मिलेगा प्योर, और 2 ऐसा होगा जहाँ पे वेज एंड नॉन वेज दोनों मिलेगा। क्लियर है जी। हॉस्टल के बारे में समझ में आ गया। अच्छा खासा कैंपस है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। कैंपस वगैरह यही तो खास बात है यार, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में यही खास बात होती है कि कैंपस होता है शानदार, है ना। खाने वाना भी मस्त मिलता है, ज़बरदस्त मिलता है, इसमें कोई दुख तकलीफ की बात नहीं है। अगला देखते हैं। कैंपस में फैसिलिटीज़ बहुत ही अच्छी है ना। हेल्थ केयर वगैरह तो होगा ही, ऑब्वियस है ये, ठीक है। इसके बाद लाइब्रेरी है, JRD टाटा, तो ऑब्वियसली गुरुजी ने अगर इस्टेब्लिश कर दिया है तो उनके मेमोरियल में एक लाइब्रेरी तो बनवा ही सकते हैं यार, जिसने पूरा कैंपस बनाया, जिसने पूरा देश बनाया। और आपको एक खास बात और बताता हूँ, मेरा मन है थोड़ा बताने का इस बात को, कि एक इंस्टीट्यूट है TIFR। TIFR को भी पहले सुन लो, नाम क्या है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, वो भी JRD टाटा जी ने ही बनवाया है। मतलब बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने मतलब धमाल मचा रखा है ना रिसर्च के मामले में, वो सब टाटा जी की देन है।
आपको इससे रिलेटेड कहानी बताता हूँ। होमी जहांगीर भाभा जी जो है ना, वो आईआईसी बेंगलोर के लीडर थे। आईआईसी बेंगलोर में लीडर के पोजीशन पे थे। उनको उन्होंने भेजा कि भैया हमें एक नया इंस्टीट्यूट डेवलप करना है, तो जाओ आप TIFR बनाओ। तो उन्होंने मतलब संभाला था उसका कार्यभार। डॉक्टर सुना ही होगा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, निश्चित रूप से आपने सुना होगा। ठीक है, ओके। अगला देखते हैं क्या लिखा है। वेल इक्विप्ड लैब, क्या बताऊँ, इनके लैब की फैसिलिटीज़ IIT से भी बहुत ऊपर है, बहुत शानदार है, बहुत जानदार है जी। अगला देखते हैं भैया, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे आराम से मिल जाएंगी। ठीक है, क्लब्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, पढ़ लेना जो भी जानना है इनके बारे में, गेम वेम खेलने को मिल जाएगा। मैं कह ही रहा हूँ कि हर सुविधाओं से पूरी तरह से लैस है। कुछ कम दिखे पहुँच जाना भैया डायरेक्टर के पास कि यार तुम्हारे यहाँ ये कमी है, इसको सुधारो, और वो सुधार भी देंगे। उनके पास फंड की कोई कमी नहीं है। बहुत ही शानदार इंस्टीट्यूट है ये। गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा पैसा देती है भैया IIC बेंगलोर को, क्योंकि IIC बेंगलोर को सबसे खास बात समझो ना कि IIC बेंगलोर के जो प्रोफेसर्स हैं वही एडवाइजरी कमेटी में बैठे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर के, तो पैसा वहीं के थ्रू आना है ना, इसलिए कोई कमी नहीं होने वाली है यहाँ पे। ठीक, ओके। अगला देखते हैं, क्लब्स की बात करूँ तो बहुत सारे क्लब्स मिल जाएंगे। नहीं बनेगा तो आप जाके बना देना नया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं, प्लेसमेंट भैया देख लीजिए, इतनी जगहों पर हो जाएगा। जो भी अच्छे नाम आप जानते हैं वहाँ पर आप जा सकते हैं जी इनके थ्रू। ठीक है, आइए देखते हैं। हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ, इनके वेबसाइट से उठाया है तो कुछ भी फालतू नहीं बताया जाएगा जी। हाईएस्ट पैकेज जो है 85 लाख पर एनम गया था। अगर मैं मीडियन पैकेज की बात करूँ 28 लाख पर एनम। ये लगा ना झटका भाई, और वो भी मीडियन पैकेज है ये। ठीक है, एवरेज पैकेज तो उतना एक्यूरेट नहीं होता ना, मीडियन है तो बहुत ही शानदार आप समझ सकते हो। मतलब इतना तो आपको मिल ही जाएगा अगर आप पहुंचते हैं तो। ठीक है, टॉप रिक्रूटर्स सामने दिख जाएंगे। और एक बात बताता हूँ, जो भी ये पैकेज है ना, उसमें जो है BTech, MTech, PhD, BSc सबको मिला करके ये बनाया गया है। ये बात यहाँ पर नीचे लिख दी गई है इसीलिए। ठीक है, इसका मतलब बहुत ही शानदार गया है। तो अगर मैं फेस्ट की बात करूँ तो फेस्ट भी बहुत ही शानदार है, ये उसका नाम है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अच्छा जी, अगला आपके लिए थैंक यू है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। कोई ज़रूरत हो, कोई बात हो, ज़रूर कमेंट करिए। ठीक है, ये रेफरेंसेस है जहाँ से हमने थोड़ी मेहनत करी है। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। बाय बाय, लव यू ऑल।